वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट्स हो सकती है, देख लीजिए। इसके जो एस्पेक्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, आर्थिक पक्ष या पहलू। आर्थिक पहलू, मेन तो यही है ना, आर्थिक पहलू। यानी वैश्वीकरण जब आया तो उसका आर्थिक रूप से क्या क्या उससे फायदे हुए और क्या क्या उसका नुकसान हुआ। दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन आई है, भारत में उसका क्या क्या फायदा हुआ, भारत को क्या क्या उसने बदल दिया और क्या क्या उससे नुकसान हुआ। बदल तो दिया मतलब दोनों चीज़ें बदलाव आई, पॉजिटिव सेंस में भी और निगेटिव सेंस में भी बदलाव तो आई ही है। उसके बाद जाकर के, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बाद जाकर के होगा इसका सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। सामाजिक सांस्कृतिक एस्पेक्ट, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। ठीक है, समाज और संस्कृति को भी तो बदला है, ये इसका है, ठीक है, नहीं है सामाजिक। उसके बाद सोशियो कल्चरल के बाद क्या, एजुकेशनल एस्पेक्ट, शैक्षणिक पहलू। फैक्ट, शैक्षणिक पहलू, पहलू। उसके बाद जाकर के एजुकेशनल एस्पेक्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, ये टेक्निकल एस्पेक्ट, तकनीकी पहलू। तकनीकी पहलू। आज कहीं से बैठ के ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी दूसरे देश से आई तब तो, स्मार्ट बोर्ड आया, कैमरा आया, ऑनलाइन सिस्टम आया, क्या सर्वर प्रोवाइडर आए, तब जाकर के ऐप डेवलप हुआ। टेक्निकल एस्पेक्ट, तकनीकी पहलू के बाद जाकर के, पहले ऑनलाइन पढ़ाई अमेरिका सब में होती थी, कोविड से पहले स्मार्ट बोर्ड किसी के पास नहीं था। सबसे बड़ी संस्थान मुखर्जी नगर का दृष्टि, उसका भी सिंपल बोर्ड था। चीज़ें जो बदल रही है सब चीज जगह पे तकनीकी बदलाव भी आ रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, प्रशासनिक पहलू। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, प्रशासनिक पहलू। हम लोग वो जनरेशन है जिसने चौक, मार्कर और डिजिटल पेन तीनों से पढ़ा। शायद बहुत कम जनरेशन है ऐसे जो पुराने प्रोफेसर सब रिटायर कर गए, वो लोग मार्कर से भी नहीं पढ़ाए, कॉलेज में नहीं है, वाइट बोर्ड भी नहीं है कॉलेज में। कॉलेज में क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो मैंने ब्लैक बोर्ड में भी कॉलेज में भी लेक्चर लिया हुआ है, जैसे सोनीपत का हिंदू कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पे मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है, हरियाणा में पढ़ाने जाता कॉलेज में। तो कहने का मतलब है कि मैंने वहाँ पे वो वाले ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ाए हैं, चौक देते थे वो लोग। और उसके बाद जा करके जो व्हाइट बोर्ड होता है उसमें डिफरेंट कलर के मार्कर से भी पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे करके घस घस करके उसको साफ करते थे, हाथ में भी लगे, कभी गलती से ऐसे झाड़ दिए और जिस कपड़े पे लग गया वो गया। के बाद तो वो ऐसे अगर थोड़ा सा इंक में भरना पड़ता है ना, ऐसे देखिए ये वाली, ये भी पड़ा हुआ है। रीजनिंग वाले टीचर सबको देखते थे, कई बार इतना इतना लेके चलते थे, अलग अलग कलर के वो डायग्राम बनाते, मैं भी दो तीन कलर रखता था, मैप वगैरह से बना। तो हम लोगों ने तो तीनों चीज़ देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, प्रशासनिक पहलू। उसके बाद जाकर के इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण से भारत को लाभ। इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम
ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से भारत को लाभ फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, challenges posed by globalization। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां, वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां इतनी, ये होगा बॉडी पार्ट का पार्ट। अब होगा उसके बाद उपसंहार या कंक्लूजन। तो क्या क्या चीजें देखिए बन के आ गया, स्ट्रक्चर इसका क्या बना, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हो गया कि वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद विषय विस्तार, विषय विस्तार या बॉडी पार्ट, उसमें क्या करेंगे तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसा उसका आर्थिक पहलू क्या क्या है, सोशियो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू कौन सी है, शैक्षणिक पहलू कौन सी है। जैसे शैक्षणिक की ही बात करें तो आप देख लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन में ये हुआ है कि आज दुनिया के कई सारे देश में हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन भी गए हुए थे, देखा था आपने न्यूज़ में। अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, एमआईटी में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, एजुकेशन वीज़ा का एक कॉन्सेप्ट आया है ना, अब ऑस्ट्रेलिया से हायर एजुकेशन कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग यूएसए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे गरीब देश हैं जिनके स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के एजुकेशन वीज़ा पे इंडिया भी आ जाते हैं। हालांकि नाइजीरिया वाला सब दूसरा एक्टिविटी करता है, लेकिन पढ़ने पढ़ने के ही नाम पे आता है। वीज़ा जो उसका होता है, देखिएगा उससे पूछिएगा, वो एजुकेशन वाला वीज़ा होता है। डीयू में उनके लिए होता है कुछ ना कुछ सीट, हालांकि आकर के वो दूसरा कुछ और करने लगे। उसके बाद जाकर के फिर सोशियो कल्चरल, समाज को तो बदल के रख ही दिया, क्या आगे बताएंगे कैसे बदला है। प्रशासनिक भी बदलाव आया है, जैसे कि एक पुराने ढर्रे पे सरकारी बाबू सब काम करते थे, अब देख लीजिए जो प्राइवेट बैंक सब है उसका ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव दीजिए। जो नहीं बदलने वाला है एसबीआई टाइप का, वो तो नहीं बदलेगा, तो आप बदल नहीं सकते, उसका लंच चलता रहेगा। चाहे धरती, जब तक ब्रह्मांड है, धरती है, तब तक उनकी लंच चलती रहेगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वहां पे जाइए तो देखिए इज्जत देता है, ठीक है, वहां पे इज्जत देता है। लेकिन सरकारी बैंक में तो अभी भी वैसे ही है। एसबीआई, मतलब मजाक नहीं है, मैं खुद एसबीआई का भुक्तभोगी हूँ व्यक्तिगत रूप से। सुनी सुनाई कोई बातें नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से एसबीआई द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति, समझ गए। आर्थिक, मानसिक, हर रूप से एसबीआई शोषण। वहाँ के स्टाफ, वहाँ के लोग गैर जिम्मेदार। मतलब मैंने अपने गांव के एसबीआई में देखा, जो ठीक ठाक ब्रांच है, कोर ब्रांच है, जिसमें कम से कम 10-12 स्टाफ है, 40 महिलाओं की लाइन लगी हुई है, और वो व्यक्ति जो है वो बार बार अपने टेबल से 2-2 मिनट पे उठ करके उधर हंसी मजाक। मैनेजर इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, मैनेजर इतना गैर जिम्मेदार कि वो लगता ही नहीं कि वो मैनेजर है, इस टाइप का। और स्टाफ का तो खैर जाने दीजिए। नहीं तो शहर में हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भुक्तभोगी हूँ उस चीज का। अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 20 दिन लग गया, उनके यहाँ कुछ टेक्निकल समस्या थी जिसका वो समाधान कर पा रहे थे, 20 दिन। ये है, एकदम मजाक बना के रखा हुआ है उन लोगों ने एसबीआई का। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, वहाँ एक ही भाषा सुनते थे जो हमें नहीं आता था, लोग गालियां देते थे उनको। उसी में से जो कोई थोड़ा ज़्यादा मजबूत है तो वो माँ बहन कर रहे थे उनको, उनका काम हो जा रहा था। और जो सभ्य से बात कर रहा था उसको वो टरका रहे थे। मतलब उन्होंने उस सिस्टम का, उन्होंने मान लिया कि इस सिस्टम का मैं पार्ट बन के रहूंगा, इससे मैं बाहर आऊंगा ही नहीं, मैं अच्छा ब्रांच बन के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने अपने पूरे पैसे एसबीआई से निकाले, समझ गए, और उसके बाद जाकर के उस अकाउंट को घर पे रख दिया, ताकि अब दोबारा कभी उसको ना तो अपडेट करेंगे ना 1 रुपया उसमें डालेंगे। इतना मानसिक रूप से एसबीआई ने परेशान किया। ब्रांच मैनेजर इतना मूर्ख आदमी, क्या, मतलब मैं आपको नाम बता दूंगा उस ब्रांच का, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, मैं भुक्तभोगी हूँ उस चीज़ का, इसलिए कोई फर्क नहीं। इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण से भारत को लाभ, और चैलेंजेस पोस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां और फिर जाकर के उपसंहार। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना करेंगे। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं आपसे वो नंबर ले लेता।
इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है ना कि नहीं, मेरे बीपीएससी के बैच में मैं व्यक्तिगत रूप से 25-30 तो बैंकर्स है, बैंक वाले 25+ है जो बैंक में किसी ना किसी पद पे है, और ज़्यादातर बैंक पीओ है, कई उसमें से ब्रांच मैनेजर भी है। ठीक है, उनमें से एक दो दूसरे बैंक वाले से कॉल करवाए, संजोग से एसबीआई का कोई नहीं है। ठीक है, उनमें से एक दो से मैंने कॉल करवाए, मैसेज करवाए, तब भी वो नहीं सुनते। ये हाल है उनका। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका प्रस्तावना। ठीक है, लिखिए इसमें, वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को, वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्था को किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है। अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है, जोड़ने से है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री या ऑफ द इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन GALIJ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, लिख लीजिए बहुत समय लगता है, रेफर्स टू द इंटीग्रेशन, इंग्लिश वाले लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ integration of the economy of a country, the economy of a country with the economies of other countries of the world. Globalization refers to the integration of the economy of a country with the economies of other countries of the world, यानी विश्व के दूसरे देश के साथ जोड़ना। आगे लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं का, इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं का, इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं का उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार करना तथा पर विस्तार करना तथा विश्व स्तर पर विस्तार करना तथा देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास करना होता है, तथा देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास करना होता है, विकास विकास करना होता है। इट्स पर्पस इज टू एक्सपेंड business activities globally. Its purpose is to expand business activities globally, and to develop the competitive ability of country, to develop the competitive abilities of ability of countries. इस प्रकार वैश्वीकरण को अंतरराष्ट्रीयकरण के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण को अंतरराष्ट्रीयकरण के रूप में भी देखा जाता है। दस ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो सीन एज इंटरनेशनलाइजेशन, दस ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो सीन एज इंटरनेशनलाइजेशन। साक्षी कुमारी, गुड आफ्टरनून। चलिए आगे।
दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को, दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण का अर्थ दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है, एकीकृत करना है। इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसी में एक परिभाषा लिख लीजिए। प्रोफेसर दीपक नैयर के अनुसार, ये जेएनयू में इकोनॉमिक्स के सीनियर प्रोफेसर है, प्रोफेसर दीपक नैयर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दीपक नैयर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दीपक नैयर, इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, सेंटेंस वहां से चेंज कर दीजिए लाइन, और इन्वर्टेड कॉमा में इनकी परिभाषा को ले लीजिए, 2 लाइन की है। ठीक है, लिखिए, आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर, आर्थिक क्रियाओं का, विक्की कुमार जी गुड आफ्टरनून, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश के, किसी देश की कर दीजिए, किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को, राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्लोबलाइजेशन इज द expansion of economic activities, globalization is the expansion of economic activities beyond the political boundaries of a country, beyond the political boundary of a country, यानी किसी देश की राजनीतिक सीमा से बाहर उसका विस्तार करना, आर्थिक क्रिया का। आगे, तो ये हो गया किसकी परिभाषा, वैश्वीकरण की। कभी भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक होगा ना, तो कभी भी उसमें इकोनॉमी प्योर नहीं लगना चाहिए, ऐसा कि आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि नहीं जीएसटी है, तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप अर्थशास्त्री वाला भाषा ही, आप एकदम से साहित्यिक हो जाना है, जैसे कि आगे आपको दिखेगा। ठीक है, अब जाकर के हम लोग विषय विस्तार की बात करेंगे। इकोनॉमी जैसे विषय को में साहित्य का होना बड़ा मुश्किल है। देख लीजिए, कोशिश मैं कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने सुबह से रेस्ट नहीं किया है, प्रयास ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, विषय विस्तार या फिर बॉडी पार्ट, आपको लगेगा कि लिटरेचर है या इकोनॉमी है, लगना चाहिए बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, इस पे बात करेंगे, और उसमें एक एक करके करेंगे। चलिए, आप लोग एग्जाम में चाहे तो हेडिंग यहाँ पे आप दे भी सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे हेडिंग होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी होता है, जैसे फिलोसफिकल वाले में भी आप इसमें सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, जैसे एक हेडिंग डाल करके वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, और उसके बाद पैरा चेंज कर देंगे, तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस पैराग्राफ में हम लोग किस पहलू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्थिक पहलू। आर्थिक, आर्थिक, इकोनॉमिक,
दोनों चीज देखेंगे, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। ठीक है। वैश्वीकरण का लिखिए सबसे महत्वपूर्ण, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने इसने यह है कि इसने वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा दिया है। वित्तीय एकीकरण का मतलब हुआ कि पूरा दुनिया एक साथ जुड़ रहा है आर्थिक रूप से। फायदा ये हुआ है देख लीजिए, और नुकसान भी हुआ है। एक देश में कोई समस्या होती है तो सब देश में दाम बढ़ जाता है ना, जुड़ गए आपस में। ठीक है, एकीकरण को बढ़ावा दिया है। भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि काफी हद तक वैश्वीकरण के कारण है। भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि, आर्थिक बहुत हद तक, बहुत हद तक वैश्वीकरण का परिणाम है या वैश्वीकरण के कारण है। कारण है। इंग्लिश वाले लिखेंगे ग्लोबलाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट contribution of the most important contribution of globalization is that it has promoted financial integration. It has promoted, the most important contribution of globalization is that it has promoted, it has promoted financial integration, financial integration। आगे, India's macroeconomics growth is largely due to globalization. India's macroeconomic growth is largely due to globalization। अब देख लीजिए 1991 में यही भारत है जो अपना सोना गिरवी रखता था, और यही भारत है जो ब्रिटेन को पछाड़ के 5वें स्थान पर पहुंच गया है, और अब सपना देख रहा है कि कुछ दिन के बाद चौथा तीसरा पे भी पहुंचेगा, अगले दशक में टॉप 3 में आ जाएगा। राइट। तो कहने का मतलब समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसको भी तो झुटलाया नहीं जा सकता है। ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं उसको, किसी भारत सरकार का या भारत के किसी संस्थान का तो आंकड़ा नहीं है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये तो ग्लोबल आंकड़ा है ना, वर्ल्ड बैंक का है ना। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर आंकड़ों की ही बात करें, अगर समस्याएं छोड़ दीजिए, बहुत सारी समस्याएं उसको आप भूल जाइए, लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखें तो 5वें तो पहुंच गया ना। तो कहने का मतलब है कि ये एक देश जो ग्लोबलाइजेशन जब नहीं हुई थी तो सोना गिरवी रखना पड़ा था, यानी हमारे पास अब आयात के लिए क्या था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, और अब हमारे पास वर्ल्ड के टॉप कंट्रियों के बराबर हमारे पास भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। आगे तो ग्लोबलाइजेशन का अपना है जो नुकसान है वो तो आगे हम लोग करेंगे। दिस वॉज ए रेडिकल चेंज, लिखिए यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो, दिस वॉज ए रेडिकल चेंज कॉमा, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था कॉमा जो 1990 के दशक तक नहीं हुआ था, जो 1990 के दशक तक नहीं हुआ था। दिस वॉज ए रेडिकल चेंज विच डिड नॉट हैपन अंटिल द 1990s। 1990s 1990 के दशक नहीं हुआ, तो उसके बाद जाकर के हुआ ये। लिखिए, ठीक है, तब से या वैश्वीकरण के बाद देश का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ा है। वैश्वीकरण के बाद 90 तक नहीं हुआ था, 1991 में हुआ। वैश्वीकरण के बाद देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन द कंट्रीज जीडीपी हैज ग्रोन रैपिडली।
आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कॉमा द कंट्रीज जीडीपी हैज ग्रोन रैपिडली, देश की अर्थव्यवस्था या देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ा है। बहुत हद तक गरीबी दूर हुई है, बहुत हद तक देयर इज ए प्रॉस्पेरी, लिख लीजिए, बहुत हद तक गरीबी दूर हुई है। पॉवर्टी हैज बीन रिमूव टू ए ग्रेट एक्सटेंट, पॉवर्टी हैज बीन रिमूव टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक गरीबी दूर हुई है। हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, आपकी मर्जी है, रिसेंट चीज़ों से जोड़ सकते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के अनुसार। हाँ, तो ये चीज़ें आप जोड़ दीजिए, उसको अभी मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं निबंध तैयार कर रहा था। तो ये सब चीज़ें, हाँ, अपनी बातों को, जैसे मैंने कहा था ना कि अपनों को बातों को प्रमाणित करने के लिए आप तथ्यों का उपयोग करें। तो जैसे भारत की गरीबी दूर हुई है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, अगर वो आंकड़े आपको याद है, कुछ भी है, अगर थोड़ा बहुत है तो आप लाइन जोड़ दीजिए, बातों को अपना साबित हो जाए आगे। उसके बाद जाकर के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, ये सब चीजें हुआ है ना देश में। पर कैपिटा इनकम हैज बीन आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, ठीक है। आगे भुखमरी भी दूर हुई है। आगे देश में खुशहाली आई है, लिखिए देश में खुशहाली आई है, ठीक है। देयर इज प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, देश में खुशहाली आई है, देश में खुशहाली आई है, देयर इज प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड। भारत क्या है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। ये हम लोगों ने उसके आर्थिक पहलू का एक पहलू किया, कौन सा, कि आर्थिक रूप से ग्लोबलाइजेशन का हमें क्या क्या फायदा हुआ है, राइट। अब हमें इस ग्लोबलाइजेशन का आर्थिक नुकसान क्या हुआ है, और इस अर्थव्यवस्था ने, जो ग्लोबलाइजेशन है, इस आर्थिक जो दौड़ है, अंधा दौड़ है, उसका हमें क्या क्या नुकसान हुआ है भारत को, इसका करना है हमें। तो अब हम लोग पैरा चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। वैश्वीकरण के इस आर्थिक परिवर्तन का दूसरा पहलू भी है, वैश्वीकरण के इस आर्थिक परिवर्तन, वैश्वीकरण के इस आर्थिक परिवर्तन का दूसरा पहलू भी है। जब आप किसी टॉपिक का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे ना, सिनॉप्सिस बनाना, तो खुद ही अपने आप कलम चलने लगेगा। दूसरा पहलू भी है, फिर सोच पाएंगे, दूसरा पहलू भी है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आगे या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्लोबलाइजेशन, ऐसे होगा, सेंटेंस चेंज कर लीजिए इंग्लिश वाले। देयर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय, ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्लोबलाइजेशन। आगे उसके बाद लिखिए आज, इसी में लिखिए आज मानव अपनी मानवीय गुणों को खो चुका है, आज मानव अपनी मानवीय गुणों को खो चुका है। टुडे मानवीय गुणों को खो चुका है, ठीक है। टुडेज ह्यूमन हैज लॉस्ट इट्स ह्यूमन क्वालिटीज, टुडेज ह्यूमंस हैज लॉस्ट हिज
लॉस्ट इट्स ह्यूमन क्वालिटीज। लिखिए आज लिखिए नींद, यही होगा निबंध, यही साहित्य अब आएगा, साहित्य आपका। नींद कॉमा चैन, पैसा के पीछे नहीं भाग रहे हैं लोग। नींद, चैन, बचपन के मित्र, बचपन के मित्र, पूजा पाठ, प्रार्थना, रिश्तेदार इत्यादि, रिश्तेदार या सगे संबंधी जो लिखना चाहिए, रिश्तेदार इत्यादि शब्द उसकी स्मरण से विलुप्त होते जा रहे हैं। नींद, चैन, बचपन के मित्र, प्रार्थना, पूजा पाठ, रिश्तेदार इत्यादि शब्द उसकी स्मरण से विलुप्त होते जा रहे हैं। वर्ड्स स्लीप, पीस, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, द वर्ड्स स्लीप, पीस, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वर्शिप, प्रेयर, रिलेटिव्स एक्स्ट्रा आर disappearing from his memory। ठीक है, पीस, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वर्शिप, प्रेयर, रिलेटिव एक्सेट्रा आर disappearing from his memory। ठीक है, अब उसकी जगह क्या आ गया है, लिखिए प्रमोशन, यही है वैश्वीकरण का अगला, ये देख लीजिए। प्रमोशन लिखते जाइए, शब्द लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रमोशन ही लिखिए, क्योंकि ये किसका वर्ड है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा दिया गया शब्द है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखिए, हिंदी में ही लिखिए। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कॉमा बोनस, यही दिमाग में घूमते रहते हैं ना। पैकेज, आपके जो सिविल की नहीं तैयारी किए होंगे मित्र, उनसे बात कीजिए, वो हमेशा यही बात करेंगे, इतना पैकेज वहाँ दे रहा था, वहाँ छोड़ के अब इतना ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ इतना पैकेज नहीं, हमेशा दिमाग में यही चलते रहता है, शांति नहीं है। पैकेज, टारगेट, फिर उससे पूछ लीजिए कि कितना टारगेट है, तब पता चलेगा, फिर बोलेगा यार बहुत वर्कलोड। वर्कलोड, ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा दिए गए शब्द है। वर्कलोड हिंदी में ही ऐसे ही लिखिए, वर्कलोड हिंदी की तरह देवनागरी में। डिप्रेशन, ठीक है, जैसे शब्दों से वह घिरता जा रहा है। डिप्रेशन, जैसे शब्दों से वह घिरता जा रहा है। ही इज गेटिंग सराउंडेड बाय वर्ड्स लाइक, he is getting surrounded by words like promotion, increment, bonus, promotion, increment, bonus, package, target, workload, depression, etc. He is getting surrounded by the words like promotion, increment, bonus, package, target, workload, depression, etc. ग्लोबलाइजेशन बहुत लेट से एजुकेशन में आई, और जब एजुकेशन में आई तो उसने एजुकेशन को भी कबाड़ा कर दिया। सबसे लेट से एजुकेशन में ही आई है। एजुकेशन में कोविड के आसपास ज़्यादा तेजी से आई, बड़े बड़े एडटेक कंपनियां खुली, दिन रात परेशान करेंगे, एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन कैसे भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका एकमात्र मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेना, उनका सिलेक्शन करवाना है ही नहीं। कई सारी जो एडटेक कंपनियां आई है उसमें से किसी के पढ़ाने के तरीके से आपको लगता है सिलेक्शन होगा? फन एकेडमी, सबका इन सबका कोई है पढ़ाने का तरीका? कुछ भी नहीं, बस वो पीपीटी पे ऐसे ऐसे हेलो गाइज बस ऐसे चलते रहता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद अंडरलाइन कर रहे हैं जो पीपीटी में लिखा हुआ है, टाइपिस्ट ने टाइप किया हुआ है उसको, वो पढ़ाई थोड़े है। आगे नेक्स्ट, तो इन सब चीजों से क्या है, इंसान क्या होता है, घिरता जा रहा है। अब चेंज करके पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि इसका आर्थिक पहलू क्या क्या है, लगना चाहिए साहित्य है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण के दौर में मानव एक मानव नहीं बल्कि, कुल मिलाकर वैश्वीकरण के दौर में, कुल मिलाकर वैश्वीकरण के दौर में मानव एक मानव नहीं बल्कि मानव संसाधन बन चुका है। मानव संसाधन बन चुका है। कॉर्पोरेट में आपके अंदर के इंसान की कदर नहीं होती है, आपके अंदर का जो रिसोर्स होता है उसकी कदर होता है, इसीलिए एचआर रखे जाते हैं वहाँ पे, आपसे कितना आउटपुट ले सके वो, क्या आपको एज ए रिसोर्स देखा जाता है, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जाता है वहाँ पे, आपको एक संसाधन के रूप में देखते हैं कि इसका कितना दोहन किया जा सकता है। कॉर्पोरेट यही है ना, ठीक है, आप अच्छे इंसान है, ईमानदार है,
अच्छे स्वभाव है आपका, सबसे स्टाफ से अच्छे से, उससे वो मायने नहीं रखता, डज नॉट मैटर। आप कितना काम करते, चालाक है, कितने दूर थे, बॉस को कितना खुश रखते। आगे, तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण के दौर में मानव एक मानव नहीं बल्कि मानव संसाधन बन चुका है। पैसा कमाकर वह परिवार के साथ, पैसा कमाकर वह परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताना चाहता था। पैसा कमाकर वह परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताना चाहता था, परंतु कॉमा देकर के, परंतु पैसे ने उसे अपनों से ही दूर कर दिया। यही साहित्य है। किंतु पैसे ने उसे अपनों से ही दूर कर दिया। बाय अर्निंग मनी ही वांटेड, पहले इंग्लिश वाले लिख लीजिए, पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। ओवरऑल इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओवरऑल कॉमा इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कॉमा human has not become a human but a human resource. Human has not become a human but a human resource. By earning money, he wanted to spend some happy moments with his family. By earning money, he wanted to spend some happy moments with his family, but money kept him away from his own people या family, but money kept him away from his own family या peoples, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब इसी में देख लीजिए, लिखिए, विनय विश्वास ने सच ही कहा है, विनय विश्वास ने सच ही कहा है कि विनय विश्वास हैज राइटली सेड दैट, विनय विश्वास हैज राइटली सेड दैट, विनय विश्वास ने सच ही कहा है कि आज की स्थिति, माँ नीचे लिखिएगा उस लाइन में, वहां लिखने के बाद की करके डैश दे दीजिए, और आज तू उदास है, मगर तेरी उदासी को जानने का वक्त किसके पास है। सारा जीवन पिसती रही, तो चूल्हे और, चूल्हा में ये लगेगा ना, चूल्हे और बड़ी वाली ना, चक्की में, मगर मैं तो व्यस्त हूं बस अपनी तरक्की, मगर मैं तो व्यस्त हूं बस अपनी तरक्की। यही तरक्की है, ग्लोबलाइजेशन ने यही क्या, ग्लोबलाइजेशन का यही देन है ना। सबसे कितना भी पैकेज हो, कितना भी लुभाए, लेकिन बिहारी आदमी के साथ ये है कि छठ पूजा में वो सारी चीज़ों को भूल करके, बॉस बोल दे कि नहीं जाओ छुट्टी में, अभी 10 दिन प्रमोशन कर देंगे, इंक्रीमेंट नहीं, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, कि मैया बुला रही हम तो क्या। बिहारी लोगों में थोड़ा बहुत ये चीज़ बच, सीधे स्पष्ट एक ही लाइन में बोलते हैं, छठी मैया बुला रही, और उससे आगे जो होगा देखा जाए। तो ये, अब लिखिए, वैश्वीकरण से पहले, पैरा चेंज करके दूसरा पैरा लिखिए। वैश्वीकरण से पहले, वैश्वीकरण से पहले मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवारों के पास कुछ जमीनें, जमीन बेच के स्कॉर्पियो खरीद रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है सचिन जी, है ना।
ज़मीन बेच के खरीद रहा है ना स्कॉर्पियो, जिसका रोड साइड में ज़मीन थोड़ा महंगा वाला है तो उसी में से 10 धूर या इकट्ठा हटा देता है और स्कॉर्पियो खरीद लेता है और उसी पे घूमते रहता है, फलाना बाबू का बेटा। और उसके पिताजी जीवन भर साइकिल से जा जा करके मास्टरी करके आए थे, सर्दियों में गर्मियों में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पढ़ा करके आते थे, साइकिल से जाते थे। और बेटा अभी स्कॉर्पियो पे घूम, पिताजी सरकारी ये थे, मान के चलिए टीचर थे, बेटा कुछ भी नहीं है लेकिन बेटा स्कॉर्पियो से घूम, यही चीज़ें हैं। तो वैश्वीकरण से पहले ग्रामीण मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवारों के पास कुछ जमीनें, मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवारों के पास कुछ जमीनें, कुछ बचत राशि, सेविंग भी होता था उन लोगों के पास। मास्टर साहब सब कभी भी पैर में बहुत महंगे वाले जूते चप्पल नहीं पहनते थे, सरकारी मास्टर साहब हम लोगों ने देखा हुआ है। हाई स्कूल के जो मास्टर थे वो साइकिल से आते थे, और बेटा बाइक से उतर के बात भी नहीं करता है, बाइक पे ही बैठे बैठे बात करता है, क्या है ना? वही तो गांव में है ना ये सब चीजें। कुछ बचत राशि, आभूषण, गाय इत्यादि रहते थे, गाय भी संपत्ति रहता था उस समय, गाय इत्यादि रहते थे, कमा जो जरूरत के वक्त उनका सहारा बनते थे, जो जरूरत के वक्त उनका सहारा बनते थे। आज आज पहले हिंदी पूरा लिख लीजिए फिर इंग्लिश वाले को लिखा देंगे। आज शहरी मध्यम वर्ग के पास, आज मतलब वैश्वीकरण के दौर में, आज शहरी मध्यम वर्ग के पास कार लोन, देखिए क्या क्या चीजें रिप्लेस हुई है और क्या आ गया उसकी जगह, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन का ईएमआई, इन तीनों का ईएमआई चलता ही रहता है, गोल्ड लोन का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल, गोल्ड लोन का ईएमआई हमेशा कर्ज में ही रहता है, क्रेडिट कार्ड के बिल, और पिटबुल डॉग के खर्चे का बिल है। और पिटबुल जानते हैं, एक नया शौक चढ़ा है ना शहरी लोगों को कुत्ता पालने का, पिटबुल डॉग पाल रहे हैं। एक कानपुर में एक व्यक्ति पाला हुआ था, एक उसकी माँ को वो खा गया मार के, ठीक है, पिटबुल डॉग के खर्चे का बिल है। बिफोर ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश वाले लिखेंगे पैरा चेंज करके नया पैरा, बिफोर ग्लोबलाइजेशन मिडिल क्लास रूरल फैमिलीज had some before globalization, middle class rural families had some agricultural land, saving jewelry, cow, etc. ठीक है, which used to be their support in times of need, जरूरत के वक्त उनके, इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के वक्त उनके काम आते थे। फुल स्टॉप देकर के लिखेंगे टुडे, द अर्बन मिडिल क्लास हैज कार लोन, द अर्बन मिडिल क्लास हैज कार लोन, और कौन कौन सा लोन लिखवाए थे, होम लोन के बाद जाकर के ज्वेलरी या गोल्ड लोन ईएमआईज, ठीक है। मतलब वैश्वीकरण का बाजार देख लीजिए कि एक ही व्यक्ति आता है और आपको 3-3 बार ठग के चला जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है कि एक व्यक्ति जिसको आप सदी के महानायक मानते हैं, और सदी के महानायक को आप क्या करते हैं, तो आप तो उसको इमोशन आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप उनको क्या मानते हैं कि पिछले 35 साल से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, जंजीर बनाया, समाज सुधारा, ठीक है, शोले बनाया, एंग्री यंग मैन बने, आप उनको एक छवि बना करके बैठे हुए। और ग्लोबलाइजेशन में उनका यूज, जो कंपनियां होती है वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले वो आएंगे किस पे, तो कल्याण ज्वेलर्स का ऐड लेकर के आएंगे, ठीक है, नहीं पहले आएंगे कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स क्या है, तो एक ज्वेलरी बनाने वाली एक ब्रांड है जो डिफरेंट टाइप के डिजाइन के ज्वेलरी बनाती है। जब वो टेलीविजन पे आएंगे और उसको रिकमेंड करेंगे तो एक मिडिल क्लास की महिला जो अपने आप को नहीं रोक पाएगी कि अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं, कितना जबरदस्त गहना होगा, मेरे गाँव का जो वो है क्या कहते हैं उसको, सोनार है, ऐसा बना ही नहीं सकता है, ब्रांडेड है, सब कुछ है, डिजाइन लेटेस्ट है, इंटरनेशनल है, फलाना है, अमिताभ बच्चन रिकमेंड करे तो खरीद लिया। अब मिडिल क्लास खरीदेगा तो स्वाभाविक रूप से ईएमआई पे खरीदेगा। अब मिडिल क्लास अगर ईएमआई पे खरीदेगा और प्राइवेट नौकरी है
और किसी कारण से कुछ हुआ और नौकरी चली गई 2 ही 3 महीने के बाद, और 1.5 साल का 2 साल का ईएमआई था, तो इसका मतलब है कि अब आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी। तो फिर अमिताभ बच्चन ही इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब आएंगे अमिताभ बच्चन मुथूट फाइनेंस लेकर के कि आप अपना सोना गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपका एक ईएमआई चल रहा है कहाँ पे, तो वो आपने जो सोना खरीदा है उसका, और दूसरा आपने गिरवी रख करके उच्च ब्याज दर पे जो पैसे लिए हैं उससे आप ईएमआई भी चुका रहे हैं और घर चला रहे हैं। अब समस्या यह है कि आप आर्थिक रूप से दो दो जगह घिर चुके हैं, वहां का भी तो ईएमआई है, यहाँ का भी ईएमआई है। आप आर्थिक रूप से, आप मानसिक रूप से परेशान हो गए, नौकरी भी चली जा गई, दो दो ईएमआई आ रहा है, परेशान है। तो फिर अमिताभ बच्चन ही आपको सॉल्यूशन बताएंगे। वो जो है वो कौन सा तेल बेचने आएंगे, नवरत्न तेल बेचने आएंगे। टेंशन से सर दर्द हो रहा है तो नवरत्न लगाइए, क्या होगा उससे, सर को ठंडक पहुंचे। तो ये ग्लोबलाइजेशन के क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन की चीजें हैं। जिसको आप रोल मॉडल है वो आपको पान मसाला खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप उसके फिटनेस से प्रभावित थे, आप उनके परफॉर्मेंस से प्रभावित थे, लेकिन वो आपको जो है सो पान मसाला खाने के लिए प्रेरित कर, क्या आपके हीरो। ठीक है, आपके जो फिल्म में बॉलीवुड के जो हीरो है, ग्लोबलाइजेशन ने उनका ऐसा इस्तेमाल किया कि वो आपको पान मसाला का एडिक्ट बना रहा है, और आपका हीरो जिसको आप क्रिकेट और खेल में हीरो मानते हैं वो आपको जुआ खेलने के लिए ऑनलाइन प्रेरित कर। ये सारे के सारे क्या है, ग्लोबलाइजेशन है ना। जुआ खिलवा रहा है ना, रमी सर्कल खिलवा रहा है, उसके बाद जाकर के प्लेइंग 11, ड्रीम 11, ठीक है, ये सब टीम बनाते रहिए। मैं उसका खुद भोगी हूँ, आईपीएल में मैं 2-3 हजार हार चुका हूँ 2000 से ज्यादा। हाँ, आईपीएल में, पूरे आईपीएल में मैंने टीम बनाए, 2000 से ज्यादा हारा मैं। कभी कभी जीत जाता था एक दिन, उसके बाद लगातार 4 दिन हारता था, रोज एक टीम बनाता था मैं, ज्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। आप आगे नेक्स्ट लिखिए आगे। तो क्या लिखा, टुडे द अर्बन मिडिल क्लास हैज कार लोन, होम लोन एंड गोल्ड लोन ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड पिटबुल डॉग एक्सपेंस एंड पिटबुल क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड पिटबुल डॉग एक्सपेंस। पिटबुल तो पालना एक स्टेटस बन चुका है। आगे लिखिए अब। हाँ, बिल्कुल लोग ले जा रहे हैं। तो आप उनको, अगर आप बोल दीजिए कि मैम, नहीं सुनिए ना, अगर जैसे रोड पे वो जा रहे हैं कहीं पे, आप उनको बोल दीजिए कि मैम आप अपना कुत्ता साइड कर लीजिए, एक्सक्यूज मी, ऐसे सीधे बोलेगा, ही इज नॉट डॉग। का नाम कुछ ना कुछ स्पेशल नाम ठीक है, और उसके साथ बात करते रहते हैं। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, रोहिणी में जो जैसे आपका संडे मार्केट यहाँ पे लगता है ना, तो वैसे वहाँ पे बुध बाजार लगती है। ठीक है, वेडनेसडे को मार्केट लगती है, रोहिणी सेक्टर 18 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो डॉग जो था ना, हाँ हाँ, वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सेक्टर 18 की बात कर रहा हूँ, वो वाले एरिया में लगता है। वो कौन सा अपार्टमेंट जो है, आस्था कुंज से लेकर के वहां तक जो मेट्रो 18 का सेक्टर है ना, 18 जो है, उस लाइन में बुधवार को बाजार लगती है, बहुत बड़ी बाजार लगती है, जैसे आप लोग का लगता है ना। तो उसमें मैं गया हुआ था सब्जी वगैरह सब खरीदने, तो उसमें एक महिला कुत्ता लेकर के आई हुई थी। तो एक कुत्ता जो था वो दूसरे कुत्ते के साथ ना, मान के चले एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखा, तो दोनों एक दूसरे को से मिल रहे थे अपना, मतलब कुत्ते कुत्ते क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो क्या बोलती है पता है, अपने कुत्ते का क्या तो नाम रखा था, टाइगर या कुछ, टाइगर तुम भी आजकल बहुत फ्लर्ट करने लग गए हो, ऐसे हो यार, हद है। ठीक है, महिला एकदम से थी, वो पहनी हुई, कुत्ता लिए हुए थे, और हाँ, एक हाथ में कुत्ता और दूसरे हाथ में सब्जी का बैग, नहीं सब्जी का ट्रॉली। अब रोहिणी में मुझे नहीं लगता है कि कोई सब्जी का बैग लेकर के जाता है या झोला लेकर के सब्जी खरीदने, कोई नहीं जाता है, सबके पास ट्रॉली होता है। और ज्यादातर जो फैमिली जो अभी जो नए नए शिफ्ट हुए हैं, एक बच्चा है, नए नए कपल्स है, मैरिड कपल है नए नए, तो उनके 2 ट्रॉली होते हैं। एक ट्रॉली में बच्चा को रखा हुआ है, वो बच्चा भी बस वैसे बैठा हुआ है महाराज की तरह दूध का बोतल उसके हाथ में है। एक ट्रॉली को हस्बैंड ऐसे लुढ़का रहा है और पत्नी एक ट्रॉली सब्जी का लिए। तो इतना दिखावा, सब ग्लोबलाइजेशन ही तो है, सब ग्लोबलाइजेशन है। मतलब गोद में तो लेने का सवाल ही नहीं है, और बच्चा भी आराम से आधा लीटर पी गया, जब तक इधर सब्जी, तब तक आधा लीटर दूध पी के खत्म। आगे लिखिए, पिटबुल डॉग के खर्च का बिल है। सेविंग जैसे शब्द कब उसका साथ छोड़ देते हैं, सेविंग, बचत जिसको कहते हैं,
सेविंग जैसे शब्द कब उसका साथ छोड़ देते हैं, कॉमा, उसे पता ही नहीं चलता, उसे पता ही नहीं चलता। He does not even now when words like saving leave him. He does not even now. He does not even now when words like saving leave him. उसका साथ छोड़ देते, उसे पता ही नहीं चलता। दिनेश रघुवंशी लिखते हैं कि दिनेश रघुवंशी राइट्स दैट दिनेश रघुवंशी लिखते हैं कि दिनेश रघुवंशी राइट्स दैट बड़े छोटे रकम से घर चलाना जानती थी माँ। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। कमी थी मगर मगर खुशियां लुटाना जानती थी माँ। जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी अच्छा पैकेज, अच्छी नौकरी, मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया। गरीबी में भी हर रिश्ता हर रिश्ता रिश्ता में ये वाला शौ नहीं होता है ना, ये वाला होता है ना, ये गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। दिनेश रघुवंशी का है ये, ठीक है। नहीं, एक मूवी देखते हैं, कौन सा, बागवान। तो उसमें नहीं कहता है कि ये एक बच्चा, अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग है ना, कि एक बच्चा अपने उम्र के पहले पड़ाव में होता है, तो माँ बाप उसे क्या करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, माँ बाप उसका बोझ उठाते हैं। लेकिन जब माता पिता उम्र के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, तो क्या वो बच्चा उसका बोझ नहीं उठा सकता? डायलॉग है। निभाना जानती थी। शहर के फ्लैट में जगह ही नहीं रहता है। यार तुम्हारी मम्मी आ रही है, वाइफ बोलेगी तुम्हारी मम्मी, ऐसे नहीं, तुम्हारी मम्मी आ रही है, तुम्हारे पापा, मैं परेशान हूँ, कहाँ, कैसे वो लोग एडजस्ट। क्या? हम लोग के यहाँ तो जो रोहिणी वाले एरिया में तो और ख़त्म हो चुका है। वहाँ देखते हैं, जो जो कॉरपोरेट में महिला पुरुष काम करते हैं, दोनों शाम को दोनों साथ में बैठ के पीते रहते हैं। शराब भी सिगरेट भी पति पत्नी दोनों पीते हैं। दोनों एक दूसरे का नाम ही लेके बुलाते हैं, कुणाल इधर सुनो। हाँ, हाँ बिल्कुल, सास सास वगैरह सब तो या तो ओल्ड एज होम में रहते हैं या अकेले रहते हैं। नौकर वगैरह सब, नौकर चाकर रखे रहते हैं, वही अपना कोई देखभाल करते हैं। खैर, आगे अब देखिए, सामाजिक राजनीतिक पहलू, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, ये हो गया हमारा हमारा देखिए ग्लोबलाइजेशन का। जैसे मैंने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स और ऐसे में क्या डिफरेंस होगा, तो इकोनॉमिक टॉपिक पे भी, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पे भी ऐसे लिखेंगे तो वो लिटरेचर की तरह लगना चाहिए, इकोनॉमिक्स की तरह नहीं लगना। ठीक है, यही चीज़ है। इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स को आपने लिटरेचर ढंग से लिखा। आगे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, सामाजिक राजनीतिक पहलू, सामाजिक राज राजनैतिक ज्यादा बढ़िया होगा कि राजनीतिक ज्यादा बढ़िया होगा? सॉरी, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट,
सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पे क्या क्या देखिए बदलाव हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने, नया पैराग्राफ लिखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले कुछ वर्षों में टेलीविजन, अब तो खैर देखता भी नहीं, इंटरनेट इंटरनेट सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सबसे लेटेस्ट है ना मनोरंजन का, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मनोरंजन स्रोतों तक हमारी पहुंच बढ़ा दी है, और अन्य मनोरंजन स्रोतों तक हमारी पहुंच बढ़ा दी है। अब देखिए भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो अमेजन प्राइम नहीं आता, ठीक है, हॉटस्टार नहीं आता। अगर इंडिया का आईटी एक्ट में बदलाव किया गया ग्लोबलाइजेशन के बाद, तब तो इंडिया में मनोरंजन के जो साधन है जिसका एक्सेस इंडिया तक है, या हमारी एक्सेस उन ओटीटी तक है। क्यों? क्योंकि भारत में कानून में बदलाव किया गया, ठीक है। इसीलिए अमेजन प्राइम की जो है हम लोग वो लेकर के, ठीक है, उसका वो लेकर के क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर के हम लोग अमेजन प्राइम को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। उसके लिए कानून में बदलाव किया गया, जो साइट्स भारत में अलाउ नहीं होगा उसको आप नहीं देख सकते, तो भारत में कानून में बदलाव किया गया, तब आज अमेजन आपका पेमेंट भी ले रहा है, अमेजन आप चीज़ों को खरीद भी रहे हैं, न सिर्फ बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में भी यूज कर रहे हैं अमेजन प्राइम का। हाँ, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले कुछ वर्षों में टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप उसको कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मनोरंजन के स्रोतों तक हमारी पहुंच बढ़ा दी है। The process of globalization has increased. The process of globalization has increased our access to. बहुत सारे लोग इंडियन टेलीविजन का चैनल नहीं देखते हैं, यूएसए में जो कुछ रियलिटी शो सब चलता है उसको देखते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। अब देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देख लीजिए कि बिग ब्रदर जब हिट हुआ तो उसके बेस पे इंडिया में भी बिग बॉस शुरू किया। बिग बॉस जो है वो क्या है, कॉपी है ना पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्री का, वहां पे बिग ब्रदर चलता था, शिल्पा शेट्टी एक बार विनर रही थी उसमें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो यूएसए का ही है, यूएसए का ही है, नकल किया हुआ। तो शिल्पा शेट्टी उसमें बिग ब्रदर में जीती थी। उसके बाद इंडिया में जो है सो बिग ब्रदर को लेकर के लोगों को लगा कि एक रियलिटी शो ऐसा होता है जिसमें ऐसे सेलिब्रिटी जो अब रिटायर कर चुके हैं, कोई काम नहीं है, वो गाली गलौज करते हैं बैठ के, वो भी यूएसए में भी ऐसे ही होता है, अश्लील हरकतें करते हैं, गाली गलौज करते हैं बेवजह का, और उसको देखने के लिए क्रेज आया, तो फिर उसी का भारतीय संस्करण बनाया गया, बिग बॉस चाहते हैं, स्क्रिप्टेड। तो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड आवर एक्सेस टू टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स and other entertainment sources over the years. अब हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं, अब नाम तो नहीं ले सकते हैं, कि रोज सुबह 4 सेल्फी नहीं डाले तो चैन नहीं। सुबह उठ के मतलब ऐसी हमारे फैमिली में, कहने का मतलब है चाचा ताऊ सब में ऐसी ऐसी नई नई बहुएं आ चुकी है कि सुबह उठ करके पहले 2-3 सेल्फी लेकर के पहले डालती है, फिर जाकर के घर का। मैं घर में वही मजाक से बोलते रहता हूँ कि आज उसका नाम लेकर के घर पे जब मेरी वाइफ को उससे मजाक करता हूँ कि आज आपकी वो है ना देवरानी है, उसने आज कुछ डाला नहीं है अभी तक, तो बोलती है अभी डाल रही होगी, 5 मिनट के बाद अभी तैयार हो रही होगी। मतलब रोज का आदत ही है, मतलब 3-4 फोटो ले लिया, आराम से खींचा, डाल दिया, तब मानसिक संतुष्टि मिली, या कोई एक रील बना के डाल दिया। ये है हर घर में यही स्थिति। तो एंटरटेनमेंट सोर्सेस ओवर द ईयर्स, इवन इन रूरल एरियाज, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी इनका स्थापित बाजार है, एक तरह से बाजार ही हुआ ना, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी इनका स्थापित बाजार है। इवन इन रूरल एरियाज,
established market in rural areas. It has an established market. It has an established market. अब पैरा चेंज करके लिखिए, शहरों में क्या हुआ है लिखिए, पैरा चेंज करके। भारतीय शहरों में वैश्विक खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जिसको कहते हैं, मैकडी, और कौन कौन सा है, भारतीय शहरों में वैश्विक खाद्य श्रृंखला, वैश्विक खाद्य श्रृंखला, रेस्तरां या रेस्टोरेंट इत्यादि में वृद्धि हो रही है, इत्यादि में वृद्धि हो रही है। केएफसी, मैकडी, पिज्जा हट, क्या जी, हाँ, डोमिनोज, ये क्या है, सब खाद्य श्रृंखला ही है। आगे 20 रुपये 30 रुपये का 40 रुपये का सामान उतना उतना महंगा बेच रहे हैं, 300-300 रुपये। आगे, ग्लोबल फूड चेन एंड रेस्टोरेंट्स आर on rise in India's urban area. Global food chains and restaurants are on the rise in India's urban area. Many movie hall, प्रत्येक शहर में कई सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल की जगह आप वो कहेंगे मल्टीप्लेक्स, क्या, सिनेमा हॉल तो वो हुआ करता था पर्दा वाला जो होता था, हाँ, और उसमें, हाँ, उसमें लोग आराम से पान खा खा करके फेंकते रहते थे दीवार पे। फिर जैसे कोई सीन कट गया या लाइट चली गई तो कुर्सी पीटते थे, कुर्सी तोड़ देते थे, ठीक है। उसके बाद जा करके वो इंटरवल में भूजा आता था बिकने के लिए, पापड़ आता था बिकने के लिए, वो है सिनेमा हॉल। ये तो मल्टीप्लेक्स, हाँ हाँ, क्रीम रोल बिकने, वो सिनेमा हॉल था। अब जो है इसको मल्टीप्लेक्स कहते हैं। यहाँ 150 का पॉपकॉर्न मिलता है ना, 150 का पॉपकॉर्न मिलता है इतना, और पेप्सी का इतना मिलता है, 200 ml का एक मिलता है, उसकी भी 60 या 70 रुपये की, ठीक है। तो मिल के रूप में उसको देता है, इतना बड़ा ट्रे में लाता है, उसको मिल कहते हैं, लेकिन उस मिल में होता कुछ नहीं। और आप एक पानी का बोतल भी बाहर से कैरी करके नहीं ले जा सकते। तो ये मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल की जगह मल्टीप्लेक्स ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्स, बड़े शॉपिंग मॉल और ऊंची इमारतें देखी जा सकती है। बड़े शॉपिंग मॉल, सब ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। बड़े शॉपिंग मॉल और ऊंची इमारतें देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। मैनी मल्टीप्लेक्स, बिग शॉपिंग मॉल्स एंड हाई राइज, लखनऊ में एक है लुलु मॉल, इतना फेमस है वो, बिग शॉपिंग मॉल्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स आर सीन इन एवरी सिटी, सीन इन एवरी सिटी। आगे, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बाद, अब देखिए इसके कुछ फायदे भी तो देखेंगे, ये सब फायदे में लिखवा रहा हूं मैं अभी। वैश्वीकरण के बाद बॉलीवुड ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है, वैश्वीकरण के बाद बॉलीवुड ने अपना क्षेत्र बढ़ाया है। बॉलीवुड मूव्स, एक मिनट, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन बॉलीवुड एक्सपेंडेड इट्स टेरिटोरी, एक्सपेंडेड इट्स टेरिटोरी। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब बॉलीवुड की कोई मूवी आती है तो उसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके 2 पार्ट में दिखाया जाता है, एक इंडिया और एक फॉरेन कंट्री दिखाया जाता है। तो हमारी बॉलीवुड की मूवी भी, अगर ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा हुआ ना कि पहले भारत में ही कमाते थे, अब देख लीजिए कि दुबई के हॉल में भी लग रहा है, एनआरआई सब देख रहे हैं, या दूसरे देश के भी लोगों को अगर मन कर जाए, चाइना तक में चलता है, इंडियन मूवी चलती है। तो एक देखेंगे आप तो ग्लोबल कलेक्शन भी हो रहा है, फॉरेन कंट्री में भी चल रही है मूवी, लंदन में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, हर जगह चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान में बैन हो जाता है, अगर उसमें कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बैन कर देता है, लेकिन बाकी तो हर जगह, हाँ नहीं, हाँ, तो उसको टारगेट करता है, तो इसीलिए तो एक देखेंगे तो आप एक ग्लोबल कलेक्शन भी है। तो ये दायरा कब बढ़ा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। हॉलीवुड की हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्में भी देखेंगे तो विदेशों में अब देखा जा रहा है, राइट। उसके भी रिकॉर्ड बनते हैं, कई करोड़ का कलेक्शन होता है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, वो एक बड़ी, तो ये ग्लोबलाइजेशन का परिणाम हुआ। आगे बढ़ाया, बढ़ाया है। आगे लिखिए, बॉलीवुड फिल्मों में भी, बॉलीवुड फिल्मों में भी पश्चिमी शैलियों को शामिल किया जाने लगा है। ये भी हुआ है ना, दोनों तरफ से हुआ है आदान प्रदान, वो तो कॉपी करते हैं, शामिल क्या करेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में भी पश्चिमी शैलियों को शामिल किया जाने लगा है, शामिल किया जाने लगा। वेस्टर्न स्टाइल आर बिगिनिंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बॉलीवुड फिल्म्स। वेस्टर्न स्टाइल्स
आर बिगिनिंग टू बी इनकॉर्पोरेट इनटू बॉलीवुड फिल्म्स। पहले एक भारतीय समाज, एक वर्ग था जो मूवी इसलिए सिनेमा हॉल में देखने जाता था कि उसमें भारतीय मिडिल क्लास, गरीब परिवार और पारिवारिक कहानियां वगैरह सब दिखाई जाती थी। अब ग्लोबलाइजेशन का परिणाम यह हुआ कि उसके टॉपिक ही ऐसे होते हैं कि सामान्य जो भारतीय गरीब परिवार है, जो गांव में रहते हैं, उनको सिनेमा समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए वो अब भोजपुरी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भोजपुरी क्यों लोकप्रिय हुआ, क्योंकि बॉलीवुड ने जो है ना वो टॉपिक हॉलीवुड का चुन लिया, जो सामान्य ग्रामीण आदमी के और कम पढ़े लिखे लोगों के समझ से बाहर की चीज है, मनोरंजन उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे तो पिछले दिनों आप देखेंगे तो भोजपुरी जो फिल्म है उसको अब महिलाएं, गांव की महिला सब देखती है। हिंदी फिल्म बोलेगे अरे क्या बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आया, क्या, क्योंकि उनके टॉपिक, उनका कॉन्सेप्ट, उनका स्क्रिप्ट सब कुछ अलग हो गया। इसीलिए आप देखेंगे तो वो लोग भोजपुरी फिल्म उनको बड़ा मजा आता है अभी भी। माए हम तोहार बदला लेके रहे, ठीक है, उसको समझ में आता है कि उसके पिताजी को ठाकुर ने ऐसे नुकसान पहुंचाया था, इसलिए ठाकुर से बदला ले रहा है। अभी भी उनको ये चीज समझ में आती है क्या। तो ये सारे देखते हैं लोग, निरहुआ को, खेसारी लाल यादव, और कौन कौन है। निरहुआ तो एकदम से गमछा ऐसे घुमा देता है तो हवा में हीरो वो गुंडा सब ऐसे तैरने लगता है, ऐसे 5-6 आ गया, थोड़ी देर निरहुआ सोचेगा, लोगों को लगेगा कि अरे निरहुआ 5 को कैसे निपटेगा। निरहुआ ऐसे निकाला गमछा, ऐसे घुमाया हवा में, और उसके प्रभाव से ही जो जितना वो है विलेन सब है वो हवा में घूमने लगा, फिर धड़ाक से नीचे। रिक्शा से वो कार को पछाड़ देता है, विलेन उसका कार से पीछा करते हैं, बाइक से पीछा करते हैं, वो रिक्शा से आगे निकल जाता है। दिस इज द टैलेंट ऑफ भोजपुरी स्टार्स। चलिए आगे, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। तो कहने का मतलब है कि बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड ने भी हॉलीवुड की कई चीज़ों को अपनाया, हालांकि ज़्यादातर मामलों में उसने नकल ही किया है। शाहरुख खान की जो मूवी आई थी उसमें भी तो एक कौन सी मूवी तो आई थी जिसमें उसने नकल किया, हाँ पठान ने, एक और जो कोई अलग से चेहरा जो बनाया हुआ था, एक मूवी आई थी उसमें, हाँ नकल ही किया था इन लोगों ने। खैर आगे लिख लीजिए, इसी प्रकार पैरा चेंज करके, इसी प्रकार देखिए सब फायदे हैं, इसी प्रकार पैरा चेंज करके लिखिए, इसी प्रकार नाइकी, रिबॉक जैसे फैशन ब्रांड्स भी भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार नाइकी, रिबॉक जैसे फैशन ब्रांड्स भी भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं। हम लोग के बचपन का कौन कौन सा ब्रांड हुआ करता था, जूता दिलवा दो तो बाटा का, अगर बहुत बड़ा ओकेजन है, सगाई है, शादी है, मामा की शादी में बारात जाना है, तो किसका जूता लेंगे, तो बाटा का, ये सबसे बड़ा ब्रांड। अब बाटा कहीं है, बाटा का ही पहनते थे ना बचपन में, वो सबसे बड़ा ब्रांड होता था, घर वाले ले जाते थे, कभी कभी बाटा का दिलवाते थे, और जब दिलवाते थे तो लोग बोलते हाँ बाटा का, क्या अब देख रहे हैं, तब वही वाली बात है ना। भारतीय कंपनियां सब इतना ज़्यादा, विदेशी कंपनी सब जो ये सब जो आई है नई नई सब, और इन लोगों के प्राइस भी इतना ज़्यादा है, ठीक है आगे। इसी तरह नाइकी, रिबॉक जैसे फैशन ब्रांड्स भी भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं। इससे लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव आया है। महिलाओं के रहन सहन में काफी बदलाव आया, इससे लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव आया है। सिमिलरली फैशन ब्रांड्स लाइक नाइकी, रिबॉक आर ऑल्सो investing in the Indian market. Similarly, fashion brands like Nike, Reebok are also investing in the Indian market. सच्चा हीरा का जो गंजी होता था वो सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता था, बनियान, हाँ अब बिना जॉकी का यूथ वर्ग सुनता ही नहीं है, तो यही चीज़ है, बदलाव तो आया है। इन्वेस्टिंग इन द इंडियन मार्केट, दिस हैज ब्रॉट ए लॉट ऑफ चेंज इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, या लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल। दिस हैज ब्रॉट ए लॉट ऑफ चेंज इन द लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल। आगे लिखिए, अब महिलाओं के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन से पहले जो महिलाएं होती थी वो घर पे ज़्यादातर काम करती थी, या सरकारी नौकरी या टीचर ज़्यादा से ज़्यादा। शॉपिंग मॉल में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स गर्ल जो होते हैं, बेचने वाले, वो कौन होते हैं, लड़कियां ही है। कार की कंपनियां में जो कार बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, उसमें भी देखेंगे तो लड़कियां ही होती है, सेल्स का काम, जितना भी सेल्स का काम। उसके बाद टेलीकॉलर्स, रिसेप्शन, उसके बाद जाकर के और भी जितना, फोन भी आता है तो कोई महिला का फोन आता है तो आप उस तरह से नहीं बात करेंगे, भले उससे लोन ले ना ले, लेकिन आप उसके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं,
राइट, ये चीज़ होता है, आपको भले कितना इरिटेट कर दे, सर ले लीजिए लोन ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो खैर, तो कहने का मतलब है कि हाँ, तो लिखिए, अब महिलाओं को अधिक संख्या में समान अवसर अवसर मिल रहे हैं। अब महिलाओं को अब महिलाओं को अधिक संख्या में समान अवसर मिल रहे हैं। अब महिलाओं को अधिक संख्या में समान अवसर मिल रहे हैं। नाउ मोर नंबर ऑफ वुमेन आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नाउ मोर नंबर ऑफ वुमेन आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लिखिए, महिलाओं को बेहतर वेतन, ये ग्लोबलाइजेशन से हुआ है, महिलाओं को बेहतर वेतन। एडटेक में भी यही चीज हो गया, फैशन के लिए एक महिला टीचर रखे जा रहे हैं, जिनको पढ़ाना आता है या नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं, फैशन के लिए एक बायोलॉजी टीचर महिला वाला रखेंगे और एक करंट अफेयर्स का टीचर, एक नया चल पड़ा है ट्रेंड। मतलब हम लोग जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, तो उसमें जब एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा होता है, रिक्वायर फीमेल टीचर ऑफ करंट अफेयर। तो मेल करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं सकते, इतना डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि उनका ये कहना है, जब उनसे बात कीजिए तो उनका कहना है कि नहीं, टीम में एक महिला रहेगी ना तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा। समझ गए, ये सब भी चल रहा है आजकल टेक कंपनियां में, एडटेक आप देखते होंगे। और ये सब एसएससी वगैरह से में कई महिलाएं हैं जो डबल मीनिंग बातें, अश्लील बातें करके जो है सो यूट्यूब पे टीचिंग के नाम पे फेमस हो गई, सब्सक्राइबर जुटा लिए। ये सब भी चल रहा है चीज़ें। तो लेकिन एक फायदा भी है, लिखिए, महिलाओं को बेहतर वेतन, लचीले समय, फ्लेक्सिबल टाइम उनको मिलता है, लचीले समय, और घर और कॉरपोरेट स्तर पर महिलाओं को बेहतर वेतन, लचीले समय और घर और कॉरपोरेट स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को बेहतर वेतन, लचीले समय और घर और कॉरपोरेट स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए, वुमेन आर गेटिंग बेटर पे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर टैलेंट एट होम एंड कॉरपोरेट। Women are getting better pay, flexible timing and opportunities to prove their talent at home and corporate। आगे, ये तो हो गया, फायदा हुआ महिलाओं को। चलिए कि अब महिलाएं भी, जैसे कि ये साइकोलॉजी भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि सेल्स जो है, सेल्स वाले काम में, कोई भी डिपार्टमेंट का जो सेल्स होता है उसमें जो फीमेल होती है वो ज़्यादा बेहतर हैंडल कर पाती है कि नहीं। तो नहीं, कम से कम कोई उससे खरीदेगा लेकिन उससे बदतमीजी नहीं करेगा। आप 4 बार बोल दीजिए सर लोन ले लीजिए तो गाली गलौज कर लेगा, लेकिन महिला के साथ नहीं करेगा। तो कुछ एरिया है जहाँ पे महिला है। तो कॉरपोरेट, इसका फायदा किसकी वजह से, ये सब सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ देखा, अमेरिका में देखा, यूएसए में देखा, ग्लोबलाइजेशन वैश्विक कंपनियों में हम लोगों ने देखा। तो इसका एक असर पड़ा। एचआर ज़्यादातर कौन रखे जाते हैं, महिलाएं। एचआर मुझे नहीं लगता कि पुरुष होते होंगे, शायद ही कहीं कहीं पे पुरुष होते होंगे, ठीक है। हर जगह जो एचआर जो है वो अब महिलाएं रखी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए, एक लास्ट। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स, एक कंपनी में 3 तरह के वो होते हैं, एमबीए वाले होते हैं। एक एमबीए वाले जो कंपनी का फिनांस संभालते हैं, एचआर फिनांस, मानव संसाधन उसको कहते हैं। मतलब जैसे ही मानव को आपने संसाधन मान लिया तो उसको, उससे संसाधन यानी उसका शोषण करने के लिए एक अधिकारी तो रखेंगे ना, तो उसी को एचआर कहा जाता है। मतलब कॉरपोरेट में जो मालिक होता है ना, वो डायरेक्ट स्टाफ का शोषण नहीं करता है, वो डायरेक्ट स्टाफ से गाली नहीं सुनता है, वो अपने बीच में एक व्यक्ति को रख लेता है जिसको एचआर कहा जाता है। और जितना गलत से गलत पॉलिसी, शोषण करना सब जो है एचआर के माध्यम से करता है। गाली सारा का सारा कौन सुनता है, सुनती है एचआर। मतलब पड़ोस में लोग गालियाँ देते हैं उसको, लेकिन वो पॉलिसी मालिक का ही होता है। जैसे आप 5 मिनट लेट आएंगे तो आपका 10 मिनट का, एक घंटे का पैसा काट लेंगे वो लेट आने का, ठीक है, सैलरी काटेंगे वो, ठीक है। आपका मिनट जोड़ लेंगे, आपने कभी किसी दिन से गलती से आपने वो नहीं किया,
बायोमेट्रिक आपने एंट्री नहीं की तो आपका उस दिन का सैलरी कट जाएगा। आपको कुछ अर्जेंट काम था तो आपने सैटरडे को छुट्टी कर ली और 3 दिन का काम था इसीलिए आप मंगलवार को गए, तो आपका छुट्टी कब का हुआ? सिर्फ सैटरडे मंडे हुआ ना, लेकिन आपका तीनों दिन का कटेगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू छुट्टी में कॉर्पोरेट के नियम सब है, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है। तो जैसे रविवार नॉर्मली आपका रविवार तो छुट्टी होगा, आपको सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसी छुट्टी की जिसमें आपने शनिवार रविवार और सोमवार को छुट्टी की और मंगलवार को आया तो आपको 3 दिन की आपकी कटेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सैटरडे एंड मंडे इज कंसिडर्ड एज ए वर्किंग डे। आपकी जब रेगुलर वाली छुट्टी होती है 3 दिन की, तो उसमें अगर संडे आता है तो उसको कंसिडर किया जाता है हॉलीडे उसके रूप में, ठीक है, आपका छुट्टी के रूप में, लीव के रूप में, राइट। और आपका 3 दिन का पैसा कटता है। हम लोग के करते थे कॉर्पोरेट में, मैंने किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है पता है? वो कंपनियां करवाती है और उसके लिए एचआर रखे जाते हैं। आप उससे बहस भी नहीं कर सकते। जैसे आप जाएंगे, मैम आपने मेरा तो 3 ही दिन का छुट्टी, आपने तो 4 दिन का मेरा सैलरी काट लिया, तो स्माइल देगी अच्छे से, जानबूझ करके रखा जाता है, स्माइल देगी। तो पहला तो आदमी वहीं घायल हो जाता है स्माइल से। फिर बोले सर प्लीज़ बैठिए, और बेल बजाएगी, सर को कॉफ़ी पिलाओ। पैसा नहीं देगी आपकी, पैसा नहीं, आपका जो कटा हुआ है नहीं मिलना है आपको, लेकिन फिर आपको कॉफ़ी पिला करके, शांत करके, समझा करके फिर भेज दिया जाएगा, आपका पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर आप काम करने। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। हाँ, नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं, स्माइल ही करें। आगे चलिए, लिखिए वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का दूसरा पक्ष भी है। पैराग्राफ चेंज करके, वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष भी है। देयर इज ऑल्सो अनदर साइड टू द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देयर इज ऑल्सो अनदर साइड टू द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देयर इज ऑल्सो अनदर साइड टू द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सांस्कृतिक पहलू का दूसरा पक्ष भी है। लिखिए, आज एक एमएनसी का एम्प्लॉय या एमएनसी का कर्मचारी, एम्प्लॉय ही लिखिए अच्छा लगेगा। आज एक एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। आपका सपना कॉर्पोरेट में जितने लोग होते हैं उनका सपना क्या होता है? एमएनसी में जॉब मिले। तो लिखिए, आज एक एमएनसी का एम्प्लॉय अच्छे पैकेज वाला जॉब तो कर रहा है, कॉमा दे करके, कॉमा दीजिए। आज एक एमएनसी का एम्प्लॉय अच्छे पैकेज वाला जॉब तो कर रहा है, कॉमा, परंतु उसके पास, ये सांस्कृतिक पतन है, जॉब तो कर रहा है परंतु उसके पास अपने माता पिता के लिए समय और संसाधन का अभाव है। परंतु उसके पास अपने माता पिता के लिए समय और संसाधन का अभाव है। एमएनसी जो मजदूरी करता है ना, दिल्ली बम्बई बिहार के जो लोग होते हैं दिल्ली मुंबई में, उसको अगर 10 दिन की छुट्टी मिलती है ना तो वो गांव आता है माता पिता की। और जो मुंबई दिल्ली सब में जो कॉरपोरेट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, गुड़गांव में, नोएडा में, उसको अगर 5 दिन की छुट्टी मिलती है तो हॉलीडे पैकेज ले लेता है, गोवा का, केरला का, थाईलैंड का, मलेशिया का, क्या है ना ऐसा, क्योंकि उनके इनकम ज़्यादा है तो वो हॉलीडे पैकेज ले लेता है। यही अंतर है ना, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है ना, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। आगे तो हिंदी में लिखेंगे, द इंडियन अर्बन पॉपुलेशन इज, ऐसे लिखिए, टुडे एन एमएनसीज एम्प्लॉय इज डूइंग, टुडे एन एमएनसीज एम्प्लॉय इज डूइंग ए गुड पैकेज जॉब, डूइंग ए गुड पैकेज जॉब, कॉमा, गुड पैकेज जॉब, but he does not have time and resource for his parents. But आइए आज चलेगी, मेंस की क्लास चलेगी, ठीक है। एम्प्लॉई इज डूइंग ए गुड पैकेज जॉब बट ही डज नॉट हैव टाइम एंड रिसोर्स फॉर हिज पेरेंट्स, he is giving priority to nuclear family इंस्टीड ऑफ जॉइंट फैमिली। वह
संयुक्त परिवार के स्थान पर, संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार, वह संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार को प्राथमिकता देता है। ही इज गिविंग प्रायोरिटी टू न्यूक्लियर फैमिली इंस्टीड ऑफ जॉइंट फैमिली। क्या पहला काम यही करते हैं ना शादी होने के बाद, है ना? कुछ लोग मजबूरी की वजह से और कुछ लोग शौक से। अभी जो मैं गांव गया था तो गांव में मैंने देखा कि हर परिवार में 4 लोग 5 लोग भी है तो 2-2 चूल्हे जल रहे थे। ठीक है, क्यों? तो पता चला कि जो बहू है उसका सास ससुर से नहीं बन रहा है, तो फिर क्या किया, तो वो खाना अलग बना रही है। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, पति पत्नी है, जो मेरे कई सारे चचेरे दादा दादी, वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो उनकी बहू बेटा जो आए हुए हैं वो अपना खाना अपना, मतलब छोटे से परिवार में 5 लोग। मेरे दोस्त भी है, मेरा एक अपना सबसे अच्छा दोस्त है, उसके घर में भी वही है कि उसकी वाइफ जो खाना बनाती है वो उसके अपने अपने लिए, अपने पति के लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए, और जो सास बनाती है वो अपने लिए और अपने पति। सिर्फ एक बेटा है, 7 लोगों का परिवार, 6 लोगों का, 7 कह रहे, 6 लोगों का परिवार। ठीक। उसके बाद जाकर के मेरे एक दादाजी है, पॉलिटिक्स में बहुत बड़े रहे थे, बहुत नामी व्यक्ति थे, नाम नहीं बताना चाहिए ऑनलाइन। उनके भी घर में वही है कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपना अलग खाना बना के आगे। ग्लोबलाइजेशन का ही तो परिणाम है। ठीक है, लिखिए लिखिए। एकता कपूर ने कहते कि मतलब सास बहू का, एकता कपूर का एक स्टेटमेंट है, मतलब उसका एक वो है, पैरोडी है। ये एकता कपूर का एक पैरोडी है, पैरोडी वाला स्टेटमेंट है कि सास बहू का रिश्ता क्या होता है ये मैंने बताया हिंदुस्तान को, वरना पहले तो सास बहू में प्यार हुआ करता। समझ गए? ये आगे लिखिए। बॉलीवुड की फिल्म बागवान में समाज की इस सच्चाई को, बॉलीवुड की फिल्म बागवान में समाज की इस सच्चाई को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बॉलीवुड के फिल्म बागवान में समाज की इस सच्चाई को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दिस रियलिटी ऑफ द सोसाइटी has been presented in a very poignant matter, P-O-I-G-N-A-N-T, poignant manner. This reality of the society has been presented in a very poignant manner in the Bollywood film Bhagwan. अमिताभ बच्चन कहता है ना कि जो पिता उसके बच्चे के, क्या कहते हैं इसको, उसके बच्चों के जीवन के पहले पड़ाव में से उससे क्या करता है, उसका भार उठाता है, तब तो क्या उसके आखिरी पड़ाव में, उस पिता के जीवन के, माता पिता के जीवन के आखिरी पड़ाव में वो बच्चा उसका भार नहीं उठा सकता? ये सवाल समाज के लिए है। बागवान देखने के बाद बहुत लोग इमोशनल हो जाते थे क्या? आगे नेक्स्ट लिखिए। किसी ने सच कहा है कि किसी ने सच कहा है कि लिखिए। किसी ने सच कहा है कि अब अपनी एमएनसी वाली ऑफिस में जल्दी जाने लगा हूं। ये मैंने सुबह सुबह लिखा था। अब अपनी एमएनसी वाली ऑफिस में जल्दी जाने लगा हूं। जल्दी जाने लगा हूं। बॉस से टारगेट मिला है इसलिए देर से घर आने लगा हूं। सब ग्लोबलाइजेशन का असर है क्या जी? बॉस से टारगेट मिला है इसीलिए, थोड़ा अलग स्टाइल में प्रेजेंट कर दीजिए, इसीलिए देर से घर आने लगा हूं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है कॉर्पोरेट में पता है? हम लोग तो कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आए हैं इस लाइन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए होता है स्मोकिंग जोन। खूब धुआं उड़ाइए, जाके सिगरेट पीजिए, स्ट्रेस दूर होगा, फिर आके काम कीजिए। ठीक है, स्मोकिंग जितने कॉर्पोरेट है गुड़गांव में, सब में स्मोकिंग जोन वगैरह सब बने। तो अलग से एक जगह साइड में बना हुआ है, वहाँ पे जाके खूब लड़के लड़की सब धुआं उड़ाते रहते हैं, सब बॉयज़ गर्ल्स सब काम। बॉस से टारगेट मिला है इसीलिए देर से घर आने लगा हूँ। माँ बाप से बात करने का वक्त ही कहाँ मिल पाता है। माँ बाप से बात करने का वक्त ही कहाँ मिल पाता है। शाम को, ये सुबह 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 या सुबह को पिटबुल को जो घुमाने लगा हूँ। कोई कुत्ता पाले हैं तो मत बोलिएगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। ठीक है, यही सब करते हैं ना सुबह सुबह। एक हाथ में मोबाइल फोन, एक हाथ में कुत्ते का वो पट्टा रस्सी का, सब भाग रहा है, दौड़ रहा है, और गली वाला जो स्ट्रीट डॉग है उस पर भौंक रहा है। क्या यही चलता है ना? स्ट्रीट डॉग जैसे उसको देखता है सब उस पर कूद पड़ते हैं। अध्यक्ष जी ने शामिल कर ही लिया है अगर इस विधा को, तो इस विधा को आप पारंगत बनिए। अब देखिए, इस बाजार व्यवस्था का एक दो लाइन और कर लेंगे, ठीक है, आज क्लास चलेगी मेंस के भी। लिखिए, इस बाजारवादी व्यवस्था में, इस बाजारवादी व्यवस्था में एक तरह से मार्केट ही बन गया ना हर चीज। देखिए, एक होता है ना, पहले होता था जरूरत के लिए शॉपिंग। आज क्या होता है, पहले कहते थे कि यार जरूरत है तो शॉपिंग करते हैं, आज कहते हैं कि चलो आज मूड है शॉपिंग करने का। क्या? अब शॉपिंग करने की इच्छा होती है, पहले शॉपिंग करने की जरूरत होती थी, क्या जरूरत का सामान खरीदते थे ना। अब चलो सेल्स है, सेल है, वहां पे सेल है, डिस्काउंट चल रहा है, मतलब ये कारण है शॉपिंग करने का, जबकि ये क्या है, अनर्गल खर्च है ना। मतलब कहीं पे डिस्काउंट चल रहा है, उससे क्या मतलब, मुझे वो सामान नहीं चाहिए, अभी मुझे नहीं जरूरत है, मेरी वो नीड नहीं है, बेसिक नीड। क्या जी, सही कह रहे हैं या गलत? यही चीज। तो लिखिए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान देख लीजिए महिलाओं के साथ क्या हुआ है। देखिए, इस बाजारवादी व्यवस्था में भारतीय नारी अपने नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है। इस बाजारवादी व्यवस्था में भारतीय नारी अपने नैसर्गिक गुणों को खोती जा रही है। इन दिस मार्केट सिस्टम इंडियन वुमेन्स आर गेटिंग लॉस्ट their natural qualities. In this market system, Indian women are getting lost their natural qualities. अपनी नैसर्गिक गुण को खोती जा रही है। अब वो एक माता या बहन नहीं बल्कि, अब वो एक माता या बहन नहीं बल्कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के प्रोडक्ट्स की लिखिएगा। अब वो एक माता या बहन नहीं बल्कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाने वाली, ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाने वाली। कब ये परिवर्तन हुआ देखिए, ग्लोबलाइजेशन आया और कैसा हो गया दुनिया। कंपनी के प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ाने वाली मॉडल, मॉडल सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉलर ही ज्यादा नजर आती है, और टेलीकॉलर ही ज्यादा नजर आती है। नाउ शी इज नॉट ए मदर और सिस्टर, नाउ शी इज नॉट ए मदर और सिस्टर but more and more visible as a model, more and more visible
as a model, sales executive and telecallers who increases the maximum sales of the product of the companies, who increases the maximum sales of the products of the companies. क्या? हाँ, नैसर्गिक गुण, एक मैं शायरी बताऊं, आप खुद समझ जाएंगे। एक है क्या तो नाम, सुरेश अलबेला। उसने हंसते हंसते एक लाइन कहा था कि 21वीं सदी की माए 21वीं सदी के बच्चे माँ के आंचल का सुख नहीं भोग पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जींस पहनने वाली ये माएँ आंचल कहाँ से लाएंगे। तो जो नैसर्गिक गुण उसका क्या था, किस रूप में आप उसे एक प्रोडक्ट्स बेचने वाले, मतलब भले ही पैसा मिलता हो लेकिन उसे एक प्रोडक्ट बेचने वाले एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप देख लीजिए, जिस घर में महिला पुरुष दोनों काम करते हैं ना, उस घर का सुबह का माहौल देख लीजिए। क्या आगे, तो क्या लिखा आपने, कहाँ तक हो गया था? टेलीकॉलर हु इंक्रीजेस द मैक्सिमम सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। लिखिए, वैश्वीकरण ने महिलाओं का आर्थिक रूप से तो सशक्तिकरण किया है। वैश्वीकरण ने महिलाओं का आर्थिक रूप से तो सशक्तिकरण किया है, ठीक है, अपना अकाउंट है, अपना सब कुछ है, अपना पैसा है, मेरी सैलरी, मेरा पैसा, मैं तुम पे खर्च क्यों करूंगी, तुम अपना अपने सैलरी से, नहीं, पति को बोलती है। आर्थिक रूप से तो सशक्तिकरण किया है, किंतु कई प्रकार की स्वतंत्रताओं से भी वंचित कर दिया है, किंतु कई प्रकार के स्वतंत्रताओं से भी वंचित कर दिया है। कई प्रकार के ग्लोबलाइजेशन empowered women economically but deprived them of many freedoms, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया। अब जैसे कई जगह पे देखा गया है कि जो सेल्स गर्ल्स होती है वो उसको एकदम से कम कपड़े में, ठीक है, और उसको खड़े रहना है BMW के सामने सुबह से लेकर के रात तक, जबकि आपको पता है कि BMW, भारत एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें रोज BMW खरीदने 20 लोग नहीं आएंगे। वो बाइक का शोरूम नहीं है, वो BMW का है। 10 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह के बाद एक, लेकिन उसकी जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसमें उसको एक मिनी स्कर्ट पहन करके उसको पूरा एकदम मेंटेन करके अपना जो उसका डेकोरम है, और उसको वहां पे ऐसे खड़े रहना है, और ऐसी अवस्था में उसको खड़े रहना है रोज 8 घंटा, है ना, कार के पास खड़ी रहती है। क्या ये किसका असर है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर। आपने उसको अच्छा पैकेज तो दिया, लेकिन आपने उसको एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना लिया, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको अपने मोहल्ले में, गांव में, पति में, परिवार में प्रूव भी करना है कि आई एम वर्किंग वुमन, क्या MBA की हुई है, घर बैठेगी, चूल्हा जलाएगी तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा सास से पति, तो फंस के रह जा रही है बेचारी। करे तो क्या करे, खड़ी है वो। उसी तरह से आप देख लीजिए, कितना भी बदतमीजी कर ले, तेजस के को एरोप्लेन के मॉडल पे तेजस चलाया गया, इंडिया फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, प्राइवेट ट्रेन। उसमें एयर होस्टेस की जगह, एयर होस्टेस की ही तरह क्या रखे गए, रेल होस्टेस रखे गए। उस रेल होस्टेस को ने कितना मानसिक प्रताड़ना झेला, जबरदस्ती लोग उसके साथ सेल्फी लेना चाह रहे, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि किसी भी सिचुएशन में कितना भी आपके साथ बदतमीजी कोई कर ले, आप उसको जवाब नहीं देंगे, आप स्माइल देंगे। एक तरह से शोषण ही तो है ये ग्लोबलाइजेशन का। जूते खोल के मारने वाली हरकतें कर रहा है वो आदमी, पान खाया हुआ है, उसमें गुटखा खाया हुआ है, जबरदस्ती मैडम एक सेल्फी लेंगे आपके साथ, ठीक है, बार बार बिना मतलब का चाय मंगा रहा है, कॉफी मंगा रहा है, बेमतलब का उसको दौड़ा रहा है, ठीक है, बस उसने टिकट एक खरीदा हुआ है, समझ गए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है क्या जी। इतना परेशान किया है रेल होस्टेस, सबको बहुत परेशान किया लोगों ने। हाँ, इसीलिए किया है ना लड़का, रेल होस्टेस को परेशान किया लोगों ने, जबरदस्ती उसको रोक के सेल्फी लीजिए, भाई वो सेल्फी लेने के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे वंचित कर दिया। लिखिए, मुनव्वर राणा लिखते हैं कि, मुनव्वर राणा राइट्स दैट भटकती है दिन रात हवस सोने की दुकानों में,
बेचारी घर में पति का एक बात नहीं सुनती है, लेकिन किसी का पर्सनल सेक्रेटरी है तो बॉस पियक्कड़ है तो उसको पीने के बाद भी उसको संभाल के घर पहुंचाने का काम है। क्या इतना मेंटल प्रेशर झेल रही हो। आगे, गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। तो ये उसके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट है किसके, ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, आप उस दौर में है जहां से आप पीछे भी नहीं हट सकते। जॉब छोड़ देना भी समझदारी नहीं है क्या। और झेल कॉर्पोरेट का वो झेल नहीं कहते, कॉर्पोरेट क्या तो कहते हैं, कॉर्पोरेट की प्रेशर नहीं झेल पा रही हूँ मैंने, कई महिला से आप बात कीजिए, आप मेट्रो में जब ट्रेवल करेंगे, गुड़गांव की तरफ से जब आती है येलो लाइन की ट्रेन, मेट्रो आ रही होती है, तो उसमें जो बैठी रहती है 25 30 28 25 20 22 साल की जो कॉर्पोरेट में काम करने वाली जो लड़कियां या महिलाएं होती है, तो उनकी आप बातों को देखिए, उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा। वो बातें करते रहते हैं, यार मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, बहुत परेशान, झेल नहीं पा रही हो इतना, घर का अलग ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की देन है। ठीक है, ये वरदान है ग्लोबलाइजेशन का, या अभिशाप जो मान लीजिए। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंगे कि वैश्वीकरण ने कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। पॉजिटिव चीज ये हुई कि इंडिया में अगर किसी को मेडिकल इंजीनियरिंग का नहीं मिला तो हायर एजुकेशन के लिए या किसी टेक्निकल के लिए वो विदेश भी जा सकता है, ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे हुए। या विदेश से भी आ सकता है, या फिर ग्लोबली आज के डेट में आप लंदन के किसी यूनिवर्सिटी से या यूएसए की यूनिवर्सिटी से कंटेंट कनेक्ट हो सकते हैं, उनके कंटेंट ले सकते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। राइट। दूसरा नुकसान ये हुआ कि उसमें जो मॉरल वैल्यू था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसकी जो मॉरल वैल्यू थी वो खत्म हो गया। नहीं कहते कि उसने पढ़ लिख कर बस सीखी यही तमीज, बूढ़े माँ बाप लगने लगे उसे कोई पुरानी चीज। ठीक है। या फिर एक शेर है कि निदा फाजली का है कि बच्चे के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर तो ये हम जैसे हो जाएंगे। तो आज का जो एजुकेशन है, वो जो 4 किताबें हैं, वो मोरल वैल्यू नहीं सिखाती है, वो सिखाती है मैक्सिमम मार्क्स लाना, स्कूल लेवल पे मैक्सिमम मार्क्स लाना, कंपटीशन लेवल पे या उसके लेवल पे क्या कहते हैं, एंट्रेंस लेवल पे परसेंटाइल लाना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक लाना। और उसके बाद सिखाती है कि जब वो होता है जो फाइनल ईयर में है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा पैकेज वाला ज्वाइन, यही सिखाती है। कहीं पे उसमें मॉरल आता है, कहीं पे कुछ आता है, न तो माँ बाप सिखाने का फुर्सत है, और न बच्चों के पास, न स्कूल के पास भी नहीं है फुर्सत। स्कूल भी अब बच्चों को उस रूप में तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, मैथ्स में 100 में 100 ला रहे हैं कि नहीं, साइंस में 100 में 100 ला रहे हैं कि नहीं, 99, बस उस पर फोकस रह गया है। तो ये तो एजुकेशनल एस्पेक्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या कहते हैं उसको, जो एसए की क्लासेस है वो आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे चलेगी बिफोर पीटी, क्योंकि पीटी है उसमें बिहार स्पेशल अभी चल रहा है मेरा 3 दिन, इसीलिए। और पीटी के बाद जैसे मेंस होगा तो 6 दिन आप लोग की क्लास चलेगी। ठीक है, टाइम यही रहेगा, 4 बजे रहेगा। अभी 1 2 दिन लेट हो जा रहा हूँ मैं मुझे जैसे थोड़ा सा लोड कम होगा ना, तो मैं थोड़ा सा समय को और ये कर। ठीक है, 4 बजे से चल। हाँ, क्या ऐसे का तो ऐसे पढ़ने वाले डिसाइड करेंगे ना, जैसे मैंने ऑप्शनल वाले में भी किया था। देखिए, वो सब्जेक्ट जिसका डायरेक्ट पीटी में नहीं है कोई संबंध, वो स्टूडेंट ही डिसाइड करेंगे। जिस दिन बोलेंगे आप ब्रेक दे दीजिए, छुट्टी कर दीजिए पीटी से पहले, तो उस दिन छुट्टी हो जाएगी। पहले भी तो ऐसा ही होता रहा है ना। ठीक है, बाकी पढ़ाना है आप लोग को। 6 दिन अगर आप लोग पढ़ेंगे जैसे पीटी के बाद, और 6 ऐसे डेली लिखवा देंगे, मतलब सप्ताह में लिखा देंगे, तो मुझे लगता है सभी सेक्टर से चुन चुन करके ऐसे करवाते रहेंगे तो एक आदत पड़ जाएगी। अब इंटरेस्ट भी आएगा शेर व शायरी में। क्या अब समझ गए कि इकोनॉमी में वैश्वीकरण को इकोनॉमी वाले टीचर अगर लिखवाएंगे तो वही सकारात्मक, नकारात्मक और सीमाएं, वो नहीं है, ये है ऐसे। इसी तरह कंप्यूटर भी पढ़ेंगे तो उसमें आईटी का ज्ञान नहीं देंगे, कंप्यूटर को डिफरेंट चीजों से जोड़ देंगे। ठीक है, आई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अनैतिक अनैतिक सब तो हम बोलेंगे
में वो भी लाएंगे। देखिए किसी के जगह से जो है